Hello everyone. Hello everyone. Welcome to Exam Success Mantra. Myself Sonali Bhardwaj. Guys, आज हम करेंगे हमारी 7th क्लास का लेसन नंबर 4। हमारे 3 लेसन हो चुके थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 7th क्लास की हमारी मेडिवल हिस्ट्री चल रही थी। तो देखिए, आज हमारा जो 4th चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। ठीक है, किस यानी कि किस शताब्दी में वो उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार जो है सबसे ज्यादा किया, राइट। और कब वो कौन कौन से मुगल साम्राज्य के अंदर जो शासक हैं वो आते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सीटेट के जो एग्जाम हैं इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो जैसे जैसे आप लोग आगे आगे चलेंगे, ठीक है, जैसे जैसे नोट्स हमारे चलते जाएंगे आगे, वैसे वैसे आप लोगों को मैं उनके बारे में भी बताती चलूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। उसमें हम पढ़ेंगे कि मुगल साम्राज्य में कर व्यवस्था कौन सी थी, उन्होंने किस तरीके से शासन किया, क्या क्या काम करवाए थे, किस तरीके की उनकी राजनीतिक पद्धति जो थी वो थी। ठीक है, यानी कि इन डिटेल हम हर एक चीज पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। तो देखिए, आज स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं लेसन नंबर 4, मुगल साम्राज्य। ठीक है, यह है आप लोगों का लेसन नंबर 4, मुगल साम्राज्य के बारे में। स्टार्ट करते हैं। मुगलों ने 16वीं सदी के उत्तरार्ध में दिल्ली व आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, कब किया था उन्होंने किया था 16वीं सदी के उत्तरार्ध में दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार किया। 17वीं शताब्दी तक लगभग पूरे महाद्वीप पर अपना अधिकार कर लिया था, यानी कि ऑलमोस्ट पूरी जो इंडिया है, पूरा जो भारत है हमारा महाद्वीप जो है, उसके ऊपर लगभग सभी राज्यों पर मुगलों का शासन हो चुका था 17वीं शताब्दी तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब जो मुगल हैं वो अपने आप को 2 महान शासकों के वंशज मानते थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक व तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था कि माता की ओर से किसके वंशज थे, ये वाला आ चुका है क्वेश्चन। मुगल शासक अपने आप को किन शासकों का जो वंशज है वो मानते थे, तो 2 थे, माता की ओर से मंगोल और पिता की ओर से वो तैमूर के वंशज थे, ये ध्यान रखिएगा। परंतु वे स्वयं को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। क्यों? क्योंकि जो मुगल हैं, चंगेज खान जो है वो उन्होंने उनके बारे में काफी चीजें ये थी कि काफी उन्होंने मारकाट करी थी, नरसंहार से ज्यादा उन्होंने काम चलाया था, तो जिस वजह से वो खुद को मंगोल या मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। वे तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। क्योंकि दिल्ली पर उन्होंने कब्जा किया था, उसके बाद जो मुगल परंपरा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ी थी। सबसे पहले तैमूर ने दिल्ली के ऊपर 1398 पे कब्जा किया था। ठीक है, और फिर 17वीं शताब्दी आते आते लगभग पूरा जो महाद्वीप है वो मुगलों के अधीन हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पानीपत की लड़ाई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, क्वेश्चन जो आता है, लगभग सबको पता है कि पानीपत की लड़ाई मोस्टली बच्चे बता देंगे कब हुई थी, किस किस के बीच हुई थी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अंदर गोला बारूद का सबसे पहले जो है यूज किया गया था इसके अंदर, इस युद्ध के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था इस युद्ध में। कब? 1526 ईस्वी में। उसके बाद गोला बारूद का प्रथम बार प्रयोग इस युद्ध में किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
पढ़ लेते हैं पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, किस किस के बीच हुई थी, लेकिन इससे रिलेटेड एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि गोला बारूद का पहली बार प्रयोग इस युद्ध में हुआ था। ठीक है, अब जो मुगल वंश था वो दो अलग अलग नियमों के, दो अलग अलग परंपराओं के आधार पर चलता था, यानी कि एक राजा के बाद जब दूसरा राजा आता था, ठीक है, तो किस तरीके से, तो अलग अलग उस टाइम पे अलग अलग जो नियम थे, परंपराएं थी, वो चल रही थी। तो इसमें दो अलग अलग नियम और परंपराएं दी गई हैं। तो कौन सी है? पहली है ज्येष्ठाधिकार का नियम। देखिए नाम से पता चल रहा है ज्येष्ठ और अधिकार, इसको तोड़ के अगर हम पढ़ें ज्येष्ठ अधिकार, ज्येष्ठ यानी कि बड़ा, यानी कि जो सबसे बड़ा लड़का होगा राजा का उसको उत्तराधिकारी बनाया जाता था, चाहे वो उसके काबिल हो या ना हो। ठीक है, तो ये थी ज्येष्ठाधिकार की परंपरा, ज्येष्ठाधिकार का नियम, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकारी होता था। अब दूसरी परंपरा थी जो कि मुगल अपनाते थे, वो थी सहदायाद की मुगल परंपरा। इसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में किया जाता था, यानी कि जितनी भी उसका शासन था, जितना भी उसके पास संपत्ति होती थी, जो भी जितना चौड़ा, जितना लंबा चौड़ा उसका शासन होता था, उतना ही उसको बराबर बराबर बांट दिया जाता था उसके सभी पुत्रों में। तो उसमें ज्येष्ठाधिकार का नियम वो नहीं अपनाते थे, वो अपनाते थे सहदायाद की परंपरा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है इसमें से ज्येष्ठाधिकार का नियम क्या था और मुगल ने कौन सी नियम या कौन सी परंपरा जो है वो अपनाई थी। ठीक है, तो ये थी सहदायाद की मुगल परंपरा। नेक्स्ट आता है मनसबदार। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता था जिसमें कोई मनसब या कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। ठीक है, यानी कि वो व्यक्तियों के लिए मनसबदार जो वर्ड है वो यूज किया जाता था जिन्हें कोई मनसब या कोई सरकारी हैसियत या पद दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है जागीर। कि जागीर क्या है? मनसबदार अपना वेतन ऐसे राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे, जो इक्ताओं के समान थी। इक्ता क्या थे? कि भूमि के रूप में डायरेक्ट कोई भी नगद वेतन ना लेकर उनको कोई यानी कि वेतन के तौर पे भूमि देना, इस तरीके की चल अचल संपत्ति होती है ना, चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों में फर्क है। मुझे इसका एग्जाम्पल मुझे कमेंट में बताइएगा क्या होता है। ठीक है, तो कौन सी चल के अंदर आएगी, कौन सी अचल के अंदर आएगी। तो इक्ताओं को क्या होता था, जो वेतन है वो भूमि के टुकड़े के रूप में दिया जाता था। तो यही थी जागीर का भी सेम, कि मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, कि मनसबदार को एक ऐसी भूमि दी जाती थी जहां से वो अपना राजस्व इकट्ठा कर सके, जिसे जागीर कहते थे, और ये इक्ताओं के समान होती थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है जब्त। जब्त क्या था? राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था जब्त कहलाती थी, यानी कि राजस्व प्राप्त करने की जो व्यवस्था थी वो जब्त कहलाती थी और टोडरमल द्वारा चलाई गई थी। किसके द्वारा चलाया गया था? ये टोडरमल द्वारा। नेक्स्ट आता है अबुल फजल अकबर का दरबारी कवि था, जिसने अकबरनामा या आईने अकबरी जो है अकबर के लिए लिखी थी। ये एक प्रशस्ति है अकबर की, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। अबुल फजल ने लिखी थी आईने अकबरी या अकबरनामा। ठीक है, दो हैं, आईने अकबरी, अकबरनामा। ये अकबर के बारे में लिखी गई थी, ये उसकी प्रशस्ति थी, यानी कि उसने उनकी प्रशंसा में ये जो किताबें हैं वो लिखी थी। किस तरीके से अकबर ने अपना साम्राज्य है उसका विस्तार किया था, अपना राज्य चलाया था, यानी कि उसके प्रशंसा के बारे में, उसकी प्रशंसा की गई थी, इनके अंदर प्रशस्ति थी उसकी। नेक्स्ट है दीवान। दीवान होता था वित्तीय अधिकारी। उसके बाद है बख्शी, सैनिक वेतनाधिकारी। फिर सदर, धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। नेक्स्ट आएगा फौजदार। फौजदार किसे कहते हैं? सेना नायक, कोतवाल, नगर का पुलिस अधिकारी, जो कि फौजदार कहलाता था। अकबर की सुलह-ए-कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुलह-ए-कुल की नीति यानी कि सर्वत्र शांति की नीति, जिसका केंद्र बिंदु नीति शास्त्र की एक व्यवस्था थी जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें सच्चाई, न्याय, शांति पर बल था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब खिलजी व तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त
किया था, ठीक है। और जो खिलजी और तुगलक शासक थे, उन्होंने अपने सेना नायकों को अलग अलग आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले इक्तादार या मुफ्ती कहलाते थे, ठीक है। इक्ता क्या था कि अलग अलग जो इलाके थे, अलग अलग आकार के, जहां से उनको राजस्व मिलता था, जहां से वो अपना जो पैसा है वो इकट्ठा करते थे, इक्ता कहलाते थे। इनके संभालने वालों को इनके ऊपर जो ओहदा दिया जाता था, वो ओहदा था इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते थे। और मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। उसका काम क्या था कि जो भी उसके अंडर में उसका इलाका आता है, उसके अंदर कानून व्यवस्था बनाकर रखना है और सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना था। अपने अपने इलाके के जो भी सैनिक अभियान होते थे उनका नेतृत्व करना। नेक्स्ट है कलाल। क्वेश्चन आ चुका है, छोटा सा वर्ड है बट आया हुआ है। कलाल है शराब बेचने वाला। ट्रांजियोक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान को कहेंगे। टोकन सांकेतिक मुद्रा जो मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई थी। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी, जो कि सोने चांदी की ना होकर सस्ती धातु की होती थी, जिस वजह से क्या होता था, लोग जो थे अपने सोने चांदी को बचा कर रखते थे और बाकी जो सारे काम हैं, जो भी अपने काम होते थे, कर देना या कोई भी खरीदारी, वो इस सांकेतिक मुद्रा के जरिए करते थे, ठीक है। तो मोहम्मद तुगलक को इससे जो था नुकसान उठाना पड़ा था। दूसरा, इसको बंद करने का क्या कारण था कि लोग जो हैं इसकी नकल आसानी से कर सकते थे, क्योंकि ये सस्ती धातु के होते थे, सोने चांदी के नहीं होते थे, जिस वजह से इसके मिलती जुलती जो करेंसी है, जो मुद्रा है, वो मार्केट में आई थी, बाजार में आई थी। तो असली और नकली में फर्क करना बहुत मुश्किल था, जिस वजह से भी मोहम्मद तुगलक को इसे बंद करना पड़ा, ठीक है। तो ये है सांकेतिक मुद्रा, दोबारा बताया है। आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप दोबारा जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट, योद्धाओं का एक समूह। क्रूसेड कहा जाएगा गाइस धर्म युद्ध को। इब्न बतूता मोरक्को से 14वीं शताब्दी में भारत आया था। कब आया था? 14वीं शताब्दी में। इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, ठीक है। अभी देखिए मतांधता। मतांधता होता है मत और अंधता। अंधता यानी आंख बंद करके किसी भी चीज पे, किसी भी मत पे, किसी भी विचार, किसी भी विश्वास पे विश्वास कर लेना, किसी के भी विश्वास पे, किसी भी बात पे विश्वास कर लेना, मत पर विश्वास कर लेना किसी की बात पे, ठीक है। ऐसी व्यवस्था या कथन जिससे अधिकार पूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। राजाओं के समय में ये चीजें बहुत चलती थी कि लोग जो है, प्रजा जो है, वो मतान्धता का जो है पालन करती थी। राजा ने जो कह दिया वो उनके लिए सर्वोपरि होता था, ठीक है। चाहे वो गलत हो, चाहे वो सही हो, मतान्धता के ऊपर वो चलती थी, ठीक। नेक्स्ट है रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेलिसिविच ने इवान द टेरिबल नाम से कुख्यात था। ये याद रखिएगा भाई, इवान द टेरिबल, जार इवान चतुर्थ बेसिलेविच, ठीक है। दक्कन की 5 सल्तनत कौन कौन सी थी? क्वेश्चन आ सकता है। बरार, खानदेश, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा। बीदर, बरार, खानदेश, अहमदनगर और गोलकुंडा। आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करेंगे थोड़ा सा इस चार्ट को, देखिए। अब मुगल शासकों ने कौन कौन से अभियान चलाए थे, कौन कौन सी घटनाएं उनके साथ हुई थी, तो थोड़ा सा इसको देखिए। ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें वही याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से इतना डिटेल में नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाबर कब से कब तक किया था? 1526 से 1530 तक। 1526 पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया था, ठीक है। इब्राहिम लोदी और उसके जो समर्थक थे उनको हराया था। अब पानीपत के मैदान में क्या हुआ था? पानीपत के मैदान में एक चीज भी हुई थी कि जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले बारूदों का जो यूज है वो किया था। बारूद, गोला बारूद का सबसे पहला युद्ध, पहला प्रयोग पानीपत की लड़ाई में हुआ था। 1527 में खानुआ में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उसके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया।
अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हुमायूं के बारे में। 1530 से 1540 तक शासन किया था। उसके बाद 1555 से 1556 तक हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। ठीक है, तो उसने कौन सी परंपरा अपनाई थी? सहदायत की। मुगल साम्राज्य में सहदायत की परंपरा थी। ज्येष्ठाधिकार का नियम नहीं था। ज्येष्ठाधिकार होता है कि राजा का जो सबसे बड़ा पुत्र होता है उसको शासन की कमान सौंपना, लेकिन सहदायत में राजा के जितने भी बेटे होते थे सबको जो शासन था उसमें बराबर बराबर सबका हिस्सा होता था, सबको बराबर बराबर बांटा जाता था। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपने हर एक भाई को एक प्रांत मिला। ठीक है, उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1939 में चौसा और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसको ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। नेक्स्ट है, ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा किया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो अब उसने क्या किया था, 2 बार दिल्ली पर शासन किया था। पहले 1530 से 1540, जिसमें चौसा और कन्नौज का जब युद्ध हुआ तो उसको हार का सामना करना पड़ा और वो वहां से ईरान की तरफ भाग गया। उसके बाद उसने दोबारा 1555 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया और अगले ही साल उसकी मृत्यु हो गई एक दुर्घटना में। नेक्स्ट देखते हैं अकबर। अकबर ने किया था 1556 से 1605 तक शासन। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना था। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जाता था। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए थे। ठीक है, जिन्हें 1589 और 80 में मिर्जा हकीम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। नेक्स्ट देखिए, इसका जो रेड वाला है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने शासन के अंतिम वर्षों में, ये देख लेते हैं, ऊपर का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है वही करिए। थोड़ा सा इसको आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज इसको मैं डायरेक्टली ऐसे कैसा पढ़ूंगी तो थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा और काफी लंबा सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है अभी वो पढ़ देती हूँ। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। ठीक है, सलीम का जो नाम था जब वो शासन पर बैठा तो उसने अपना नाम क्या रखा था? जहांगीर। तो अकबर के बाद आया जहांगीर यानी के सलीम। उन्होंने किया 1605 से लेकर 1627 तक शासन। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों, अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है कि शाहजहां का जो नाम था वो क्या था? राजकुमार खुर्रम। और जहांगीर का सलीम। याद रखिएगा, वो थे खुर्रम और एक है सलीम। और जहांगीर की पत्नी है नूरजहां। क्वेश्चन अगर आता है तो कि उसका असली नाम क्या था, कि शाहजहां का असली नाम क्या था? खुर्रम था। 1627 से 1658 तक दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे थे। ठीक है, अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया।
उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद किया गया। ठीक है, तो ये था भाई शाहजहां के बारे में, खुर्रम के बारे में। ठीक है, औरंगजेब 1658 से 1707 तक। ठीक है, उन्होंने किसको हरा के किया था? औरंगजेब ने शाहजहां को हराकर जो गद्दी थी वो पाई थी, और उस दारा शिकोह और उसके 3 भाई जो थे उनको मौत के घाट उतरवाया और उसको बंदी बना दिया था। ठीक है, औरंगजेब में राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1658 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा के मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, दक्कन में जो मराठे थे छापामार पद्धति का उपयोग करते थे किसी भी अभियान को सफल बनाने में। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों, दक्कन में मराठों के विरुद्ध विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, तो ये थे भाई आप लोगों के क्वेश्चन लेसन नंबर 4 के, जो कि आप लोगों को करने हैं, और कल करवाया जाएगा लेसन नंबर 5। देखिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी क्वेश्चन में कोई नहीं आ पा रहा, आप लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड कल मिलते हैं गाइस 2 बजे। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। और कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा, कोई गलती ना करें। एग्जाम कभी भी हो सकता है, डेट कभी भी आ सकती है, आप लोगों की कोई पर्टिकुलर डेट अभी तक आई नहीं है। और यस, कोई भी यूट्यूब है, फेसबुक है, कोई ग्रुप है, ये कहता है कि इस डेट को एग्जाम होगा, तो मेरी मानो तो उस पर बिलीव मत करना। बिकॉज अभी तक, जब तक आप उसका ऑफिशियल साइट के ऊपर नोटिस नहीं देखते, किसी की भी बात पे यकीन मत करेगा। क्योंकि बहुत से चैनल हैं, बहुत सी वीडियोस मैंने भी देखी हैं जिनका टॉपिक था कि सीटेट का एग्जाम अक्टूबर में होगा, सीटेट का एग्जाम सितंबर में होगा। ठीक है, तो अपनी बात को कंफर्म करिए, टाइम टू टाइम एक बार जरूर विजिट करिए, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में एक बार इसकी ऑफिशियल साइट पे जरूर विजिट करिए, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए। किसी के ऊपर भरोसा मत करना कि भाई इस डेट को हो जाएगा, फिर बाद में बच्चे पूछते हैं कि भाई इस डेट को था, एडमिट कार्ड नहीं आया। ठीक है, आप लोगों के पास नेट होता है, फेसबुक देख सकते हो, तो आप इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको भी खोल कर दे सकते हो। कितनी देर लगती है? 2 मिनट मुश्किल से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं आप लोगों से।